22 दिसंबर 1849। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में कड़ाके की ठंड थी। तापमान शून्य से कई डिग्री नीचे गिरा हुआ था। सेमनोस्की स्क्वायर पर सैकड़ों सैनिक और नागरिक इकट्ठा थे। चौक के बीच में 3 लोगों को लकड़ी के खंभों से बांध दिया गया था। उनके चेहरों को सफेद कपड़े से ढक दिया गया था। उनके ठीक सामने हथियारों से लैस सैनिकों की एक टुकड़ी खड़ी थी, जो बंदूकें ताने बस अगले हुक्म का इंतजार कर रही थी। खंभों से बंधे इन 3 लोगों में से एक 28 साल का दुबला पतला नौजवान था। उसकी आंखें मौत के डर और जीवन के अंतिम क्षणों के विचारों से भरी थीं। उस नौजवान का नाम था फ्योदोर दोस्तोयस्की। वही दोस्तोयस्की जो आगे चलकर दुनिया के सबसे महान उपन्यासकारों में से एक बने, जिन्होंने क्राइम एंड पनिशमेंट और द ब्रदर्स कारामाजोव जैसे कालजयी ग्रंथ लिखे। लेकिन सवाल यह है कि एक युवा लेखक जिसने अपनी पहली ही किताब से तहलका मचा दिया था, वह मौत के मुहाने पर कैसे पहुंच गया? उसने ऐसा कौन सा अपराध किया था कि रूस के राजा ने उसे सरेआम गोली मारने का आदेश दे दिया? आइए समझते हैं दोस्तोयस्की के जीवन के उस काले अध्याय को, जिसने न केवल उनकी जिंदगी बदल दी, बल्कि विश्व साहित्य का इतिहास भी बदल दिया। फ्योदोर दोस्तोयस्की का जन्म 11 नवंबर 1821 को मॉस्को में हुआ था। उनके पिता एक सख्त और कड़क मिजाज के डॉक्टर थे। दोस्तोयस्की का बचपन काफी तनावपूर्ण माहौल में बीता। कम उम्र में ही उनकी मां का निधन हो गया और उनके पिता ने उन्हें मिलिट्री इंजीनियरिंग एकेडमी में पढ़ाई के लिए भेज दिया। हालांकि दोस्तोयस्की इंजीनियर बन गए, लेकिन उनका दिल हमेशा किताबों और कहानियों में धड़कता था। 1840 के दशक में उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और खुद को पूरी तरह से लेखन के प्रति समर्पित कर दिया। 1846 में दोस्तोयस्की ने अपना पहला उपन्यास पुअर फोक प्रकाशित किया। यह उपन्यास गरीब, उपेक्षित और समाज के हाशिए पर जी रहे लोगों की दर्द की दास्तान था। जब रूस के सबसे प्रसिद्ध साहित्यिक आलोचक विसेरियोन बेलेंस्की ने यह किताब पढ़ी तो उनकी आंखें आंसुओं से भर आईं। उन्होंने दोस्तोयस्की को रूस का नया गोगोल घोषित कर दिया। दोस्तोयस्की रातों रात सेंट पीटर्सबर्ग के साहित्यिक गलियारों के सितारे बन गए। लेकिन इस सफलता के साथ ही दोस्तोयस्की रूस के उस दौर के सामाजिक और राजनीतिक विचारों के संपर्क में भी आए, जो जार के साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा थे। उन्नीसवीं सदी के मध्य का समय रूस के लिए एक अत्यंत तनावपूर्ण समय था। उस समय रूस पर जार निकोलस प्रथम का शासन था। जार निकोलस एक निरंकुश और कठोर शासक था। उसे किसी भी प्रकार के राजनीतिक सुधार, स्वतंत्रता या जारशाही के खिलाफ उठने वाली आवाज से बेहद नफरत थी। उस समय रूस में दास प्रथा, जिसे सर्फडम कहते थे, वो लागू थी, जहां लाखों किसान जमींदारों के गुलाम थे। 1847 के आसपास दोस्तोयस्की पेट्रासेवस्की सर्कल नाम से एक सीक्रेट इंटेलेक्चुअल सर्कल से जुड़ गए। इस समूह के प्रमुख मिखाइल पेट्रासेवस्की थे। हर शुक्रवार की शाम को लेखक, शिक्षक, छात्र और अन्य अधिकारी पेट्रासेवस्की के घर पर इकट्ठा होते थे। वहाँ चाय पीते, सिगार पीते और उन विषयों पर खुलकर चर्चा करते थे जिन पर बात करना जारशाही में अपराध माना जाता था, जैसे रूस में दास प्रथा को खत्म करना, प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रांस की समाजवादी विचारधाराएं। दोस्तोयस्की खुद कोई उग्र क्रांतिकारी नहीं थे, लेकिन वे अन्याय के सख्त खिलाफ थे। वे समाज के दबे कुचले लोगों के लिए दर्द महसूस करते थे
और रूस में मानवीय सुधार चाहते थे। लेकिन इस ग्रुप के अंदर छिपे हुए तरीके से एक और छोटी टीम काम कर रही थी, जिसका नेता निकोलाई स्पेसनेव था। दोस्तोवस्की इस सीक्रेट टीम में भी शामिल हो गए। इनका मुख्य मकसद एक गैर कानूनी प्रिंटिंग प्रेस लगाना था, ताकि सरकार के खिलाफ पर्चे और किताबें छापी जा सकें। दोस्तोवस्की के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत कोई बम या हथियार नहीं था, बल्कि कागज पर लिखे कुछ शब्द बने। 1849 में पेट्रा सेवस्की सर्कल की एक बैठक में दोस्तोवस्की ने विसेरियोन बेलिंस्की का एक प्रतिबंधित पत्र पढ़ा, लेटर टू गोगोल। यह पत्र महान लेखक निकोलाई गोगोल के नाम लिखा गया था, जिसमें बेलिंस्की ने जार निकोलस प्रथम, रूसी रूढ़िवादी चर्च और दास प्रथा पर कड़ा प्रहार किया था। पत्र में लिखा गया था कि रूस को धर्मनिष्ठता की नहीं, बल्कि शिक्षा, मानवाधिकारों और न्याय की जरूरत है। जार की पुलिस और गुप्तचर व्यवस्था काफी समय से पेट्रा सेवस्की सर्कल पर नजर रख रही थी, और जार के जासूस इस गुप्त समूह में ही पहले से ही घुसपैठ कर चुके थे। 23 अप्रैल 1849 की रात दोस्तोवस्की अपने कमरे में सो रहे थे। अचानक दरवाजा खटखटाया गया। जार की गुप्त पुलिस ने उनके कमरे में छापा मारा। दोस्तोवस्की को उनके भाई और पेट्रा सेवस्की सर्कल के लगभग अन्य 35 सदस्यों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें सेंट पीटर्सबर्ग के खूंखार पीटर एंड पॉल फोर्ट्रेस की अंधेरी और ठंडी जेल में बंद कर दिया गया। अगले 8 महीनों तक दोस्तोवस्की से कड़ी पूछताछ की गई। उन पर राजद्रोह, राजा के खिलाफ साजिश रचने और प्रतिबंधित एवं धर्म विरोधी पत्र पढ़ने और बांटने का आरोप लगाया गया। सैन्य अदालत ने अपना फैसला सुनाया, और उस फैसले में राजद्रोह के आरोप में फ्योदोर दोस्तोवस्की और उनके साथियों को गोली मारकर मौत की सजा दे दी गई। बाईस दिसंबर 1849 की वह डरावनी सुबह कैदियों को सेमनोवस्की चौक पर लाया गया। उन्हें सफेद कफन जैसे कपड़े पहनाए गए। एक पादरी ने उन्हें अंतिम प्रार्थना करने और क्रॉस को चूमने को कहा। सजा के नियम के मुताबिक कैदियों को 3 टीम के समूह में मौत के घाट उतारा जाना था। पहले 3 कैदियों, जिनमें पेट्रा सेवस्की भी शामिल थे, को खंभों से बांध दिया गया। आंखों पर पट्टियां बांध दी गईं। दोस्तोवस्की दूसरे समूह में थे। उनके पास जीने के लिए केवल कुछ ही मिनट बचे थे। बाद में अपने भाई को लिखे पत्र में दोस्तोवस्की ने उस घटना को याद किया कि उस वक्त उनके दिमाग में क्या चल रहा था। दोस्तोवस्की उस वक्त यह सोच रहे थे कि अगर मुझे थोड़ी और जिंदगी मिल जाए तो मैं हर पल को खुशी से जीऊंगा। मैं एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करूंगा। कमांडिंग ऑफिसर ने निशाना साधने का आदेश दिया। सैनिकों ने अपनी बंदूकें उठाईं और उनकी उंगलियां ट्रिगर पर थीं। सैनिकों के कान बस एक शब्द बोलने का इंतजार कर रहे थे, और वो शब्द था एग्जीक्यूट। तभी अचानक से जार निकोलस प्रथम का एक दूत हाथ में एक लिफाफा लिए चिल्लाता हुआ पहुंचा, जिसमें लिखा था, जार ने मौत की सजा को टाल दिया है। यह असल में एक मॉक एग्जीक्यूशन था। जार निकोलस प्रथम ने कैदियों को मानसिक रूप से तोड़ने और अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए यह नाटक रचा था। दोस्तोवस्की और उसके साथियों की मौत की सजा रद्द कर दी गई, लेकिन उसकी जगह उन्हें साइबेरिया में 4 साल के कठोर कारावास और उसके बाद अनिवार्य सैन्य सेवा की सजा दी गई। लेकिन इस 5 मिनट के नाटक ने कैदियों के दिमाग पर गहरा सदमा छोड़ा। दोस्तोवस्की के साथ खड़ा एक कैदी, जिसका नाम ग्रिगोरियो था, वो हमेशा के लिए पागल हो गया। खुद दोस्तोवस्की इस घटना के बाद
जीवन भर के लिए मिर्गी के दौरों और गहरे मनोवैज्ञानिक संघर्ष से गुजरे। इस घटना के तुरंत बाद दोस्तोवस्की को पैरों में जंजीरें बांधकर साइबेरिया के ओमस्क शिविर में भेज दिया गया। वहां उन्होंने 4 साल तक भयानक परिस्थितियों में कठोर परिश्रम किया। वहां उनके साथ हत्यारे, चोर और खूंखार अपराधी बंद थे। इसके बाद 5 साल तक उन्हें रूसी सेना में साधारण सैनिक के रूप में सेवा देनी पड़ी। लेकिन साइबेरिया के इस नरक ने दोस्तोवस्की को सिर्फ तोड़ा नहीं, बल्कि उन्हें एक नया रूप दे दिया। जेल में उन्हें केवल एक ही किताब पढ़ने की इजाजत थी, न्यू टेस्टामेंट। साइबेरिया के मुश्किल भरे दिनों में दोस्तोवस्की का रुख धर्म, ईश्वर और मानव मनोविज्ञान की गहराइयों की ओर हुआ। उन्होंने समझा कि इंसानी आत्मा सिर्फ दुख और पीड़ा के माध्यम से ही मुक्ति पा सकती है। जब 1859 को दोस्तोवस्की साइबेरिया से वापस लौटे तो वे पहले वाले दोस्तोवस्की नहीं थे। मौत के उस खौफनाक एहसास ने उन्हें इंसान की सोच, उसके गुनाह, उसकी गलतियां और दया जैसी भावनाओं को समझने का एक नया नजरिया दिया। इसी अनुभव की वजह से वे आगे चलकर द हाउस ऑफ द डेड, क्राइम एंड पनिशमेंट, द इडियट और द ब्रदर्स कारामाजोव जैसी महान किताबें लिख पाए। फ्योदोर दोस्तोवस्की को मौत की सजा इसलिए मिली थी क्योंकि उन्होंने आज़ादी, न्याय और परिवर्तन के लिए आवाज उठाई थी। जार की हुकूमत उनके विचारों को खत्म करना चाहती थी, लेकिन उस बर्फीली सुबह के 5 मिनट के खौफ ने दोस्तोवस्की को मारा नहीं, बल्कि वह ऐसा इंसान बन गया जिसे आज दुनिया याद करती है। लेकिन अगर उस दिन जार के सैनिक गोली चला देते तो दुनिया मानव इतिहास के सबसे महान लेखकों में से एक को खो देती। फूफ। तो दोस्तों, अब आप हमें ये बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, यानी कि हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। और हाँ, अभी दोस्तोवस्की की कहानी खत्म नहीं हुई है। दोस्तोवस्की की जो आगे की कहानी है वो इस कहानी से कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जल्द ही मैं वो कहानी भी आपके सामने लेकर आऊँगा, ठीक है। और हाँ, मेरा एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है, उसमें मैं कुछ कोर्सेज को अपलोड कर चुका हूँ और कुछ कोर्सेज पर काम कर रहा हूँ। तो मेरा आपसे सजेशन है कि आप उन कोर्सेज को ज़रूर देख लेना। मोबाइल एप्लीकेशन की पूरी डिटेल इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में दी गई है। यहाँ बहुत सारे मोर हैं, तो ये जो मेल है ना, जो डांस करते हैं, ये बहुत चिल्लाते हैं। डांस करेंगे और चिल्लाएंगे, शायद चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होते हैं। फीमेल मोर को बुला रहे होते हैं कि देखो मैं डांस कर रहा हूँ, मेरे पास आओ और देखो कि मैं कितना अच्छा डांस कर लेता हूँ।